नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं और BSEB 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। आज हम फिजिक्स के उस अध्याय को पढ़ने वाले हैं जो हर साल परीक्षा में नंबर दिलाता है। अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन। बहुत सारे छात्र फिजिक्स से डरते हैं, लेकिन मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो के बाद यह अध्याय आपको आसान लगने लगेगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले विविध ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यही वीडियो आपकी परीक्षा में बड़ी मदद करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल समय न बर्बाद करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मुख्य फोकस। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है वक्रता त्रिज्या। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रधान अक्ष। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, तो एक का डी हो जाएगा। ठीक है, गोलीय दर्पण का द्वारक हो जाएगा। मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास का क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। ठीक है, एक मिनट था, पेन को और मोटा करते हैं। ओके, तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सेकेंड नंबर लिखा गया है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है समतल दर्पण का। दोस्तों ध्यान से समझिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है, और चाल बदलते ही उसकी दिशा भी बदल जाती है। ठीक है, इसी घटना को प्रकाश परावर्तन कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। कोई पूछेगा ना आपको प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप ये बोल दीजिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है, और चाल बदलते ही उसकी दिशा भी बदल जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उत्तल दर्पण। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो अवतल दर्पण का करता है। ठीक है, तो सेकंड का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। यही एक लाइन है जिसके ऊपर पूरा अध्ययन टिका हुआ है, और इसी लाइन से बिहार बोर्ड हर साल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है। तो अच्छा से देखेगा। इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन बैंक है उसमें इंक्लूड है क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, और हम जो अपने से गेस किए हैं खुद से वो दिया गया है। ठीक है, आप अगर इस लेक्चर को कर लीजिएगा ना आप खुद से अच्छा से पूरा ईमानदारी पूर्वक, तो आपको अच्छा मार्क आएगा एग्जाम 2026 एग्जाम बिहार बोर्ड में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। थर्ड नंबर लिखा गया है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वास्तविक और सीधा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है आभासी और सीधा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आभासी और उल्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक और उल्टा होगी। ठीक है, थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, ध्यान से रखिएगा। चलते हैं फोर नंबर लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है +8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया -8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया +16 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया -16 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, +16 सेंटीमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो +16 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चार का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ओके, चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है आपतन कोण बराबर विचलन कोण। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाए। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है,
मतलब 5 परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है तो आतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है निर्धारित। ओके, तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर लिखा गया है, हवा मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, मतलब निर्वात, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको याद रखिए पक्का। ठीक है, आएगा तो आएगा एग्जाम में, बहुत बार आया है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखा, हवा मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 3 × 10⁸ ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 3 × 10⁸ और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 3 × 10⁸ और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 3 × 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, 3 × 10⁸ मतलब हवा मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलते 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ध्वनि तरंग का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पराबैंगनी तरंग का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया परासर्व तरंग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का बी हो जाएगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का, मतलब प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ठीक है, तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, अगर यह बात आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपका आधा फीस यही पर क्लियर हो गया। ठीक है, ओके, और एक बार बताते हैं आपको, हवा से कौन से जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, और कौन से हवा में आने पर अभी वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट को, याद रखिए ये सब पॉइंट। 8 नंबर लिखा गया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिए इसको। क्या लिखा है, लिखा गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 2, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 3, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, मतलब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। ठीक है, चलते हैं 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है समतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उत्तल दर्पण में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण में, मतलब किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में ना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपको ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन में पूछ सकता है सैलून में कौन सा दर्पण, मतलब शीशा जो लगा रहता है उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में ना बड़ा प्रतिबिंब दिखता है, इसलिए। ओके, इसलिए उसको ना दाढ़ी बनाने में सुविधा होता है। ओके, चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया R बराबर 2F, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया R बराबर F बराबर R, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया F बराबर R/2, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया R बराबर F/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, F बराबर R/2 हो जाएगा, मतलब गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो F बराबर R/2 होगा। ठीक है, 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ओके, 11 में लिखा गया है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उत्तल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अवतल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया समतल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उत्तल और अवतल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, अवतल हो जाएगा, मतलब सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल होता है। ठीक है, 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 12 नंबर में लिखा गया है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अवतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
हम आपको पहले ही बता चुके थे, अवतल दर्पण होगा इसका सही आंसर, ठीक है। क्या लिखा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण उपयुक्त होता है, ठीक है। क्योंकि अवतल दर्पण में दाढ़ी मतलब होता है ना, चेहरा फेस वो तो बड़ा दिखता है, ठीक है। आप देखिएगा, मतलब देखे होंगे, पक्का देखे होंगे। चलते हैं 13 में लिखा गया है वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए इसको, ठीक है। जिसको हम भी बोलते हैं ना, वो अच्छा से याद रखिएगा। और एक बात, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, व्हाट्सएप लिंक का, व्हाट्सएप चैनल का, उसमें जुड़ के आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं पीडीएफ, ठीक है। तो क्या लिखा है 13 नंबर में, दर्पण का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1/v माइनस में 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1/f प्लस में 1/u बराबर 1/v। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1/f प्लस में 1/v बराबर 1/u। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। दर्पण का सूत्र है तो 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f होगा, ठीक है। याद रखिए आंसर सही। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उत्तल दर्पण में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया समतल तथा उत्तल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 14 नंबर का, तो डी हो जाएगा, ठीक है। समतल तथा उत्तल दर्पण में, मतलब किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो समतल तथा उत्तल दर्पण बनता है, ठीक है। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ओके। याद रखिए आप लोग अच्छा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 15 नंबर में लिखा गया है, अब बात करते हैं अपवर्तनांक की, यही सब मतलब पहले 15 पढ़ते हैं उसके बाद, ठीक है। लिखा गया समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वास्तविक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वास्तविक तथा सीधा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया वास्तविक और उल्टा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया आभासी तथा बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 15 का डी हो जाएगा, ठीक है। आभासी तथा बराबर हो जाएगा। मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो आभासी तथा बराबर होती है, ठीक है। 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। बिहार बोर्ड कभी भी सीधा सवाल नहीं पूछता, वो हमेशा घुरा फिरा के पूछता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से कीजिएगा और OMR पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट को, 16 नंबर में लिखा गया है गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की सबसे मोस्ट विवियस क्वेश्चन, क्या लिखा है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया आधी होती है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया दुगुनी होती है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया तिगुनी होती है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया चौथाई होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। आधी होती है, मतलब गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, याद रखिएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 17 नंबर में लिखा गया है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है समतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उत्तल दर्पण से। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सभी दर्पण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब अवतल दर्पण से, मतलब किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण से बनता है, ठीक है। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ओके। याद रखिएगा अच्छा से। 18 में लिखा गया है एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वास्तविक और हासित। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है काल्पनिक और हासित। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वास्तविक और आवर्धित। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है काल्पनिक और आवर्धित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। काल्पनिक और हासित हो जाएगा, ओके। याद रखिएगा, मतलब एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा तो काल्पनिक और हासित होगा, ठीक है, ओके। चलते हैं 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। 19 नंबर में लिखा गया है ईंट है
तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पारदर्शी पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अपारदर्शी पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पारभासी पदार्थ। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 19 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ होगा, मतलब ईंट है तो अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, मतलब जिससे होकर प्रकाश की किरणें पूरी तरह मतलब नहीं निकले ना बाहर, तो क्या उसको क्या कहते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, और जिससे निकल जाए पूरी तरह से उसको पारदर्शी बोलते हैं, और जिससे कुछ निकले कुछ ना निकले तो पारभासी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, 20 नंबर लिखा गया है हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। तो ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद है। अच्छा देखिए क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है दीप्त। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रदीप्त। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है दीप्त या प्रदीप्त। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर आप सिर्फ सूत्र याद करेंगे, मतलब परिभाषा परिभाषा याद करेंगे तो परीक्षा में पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट समझ लिया ना, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट गलत नहीं होगा एग्जाम में। ओके, तो इसका सही आंसर क्या लिखा है, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तु होती है, तो क्या हो जाएगा 20 नंबर का, तो सी हो जाएगा। ठीक है, दीप्त या अदीप्त प्रदीप्त होगा। ओके, 20 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 21 नंबर में लिखा गया है एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है। ओके, मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 3 मीटर पर सेकेंड से। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1.5 मीटर पर सेकेंड से। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 6 मीटर पर सेकेंड से। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 4 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड से, मतलब एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है। ठीक, मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, तो 6 मीटर पर सेकेंड से होता होगा। ओके, 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 22 नंबर लिखा गया है संयुग्मी फोकस संभव है केवल। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया समतल दर्पण में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया साधारण कांच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण में, मतलब संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में। ठीक है, तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 23 नंबर में लिखा गया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 20 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है एक उत्तल उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी तो आ बराबर होता है 2f। ठीक है, एक मिनट, आ बराबर होता है 2f। ओके, तब 2 × 20 का 40 होगा ना, इसीलिए यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिहार में कभी भी सीधा साधा सवाल नहीं पूछता, वो हमेशा घुमा फिरा कर पूछता है। इसलिए दोस्तों यह वीडियो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं। 24 नंबर में लिखा गया है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उत्तल दर्पण। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया समतल उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा अच्छा से। चलते हैं 25 नंबर में लिखा गया है किसी दर्पण के सामने, ठीक, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, समतल दर्पण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है केवल समतल। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है केवल अवतल। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है केवल उत्तल।
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है समतल या उत्तल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो 25 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, तो समतल तथा या उत्तल हो जाएगा, मतलब किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। समतल दर्पण है तो समतल या उत्तल होता है। ठीक है, तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। याद रखिए, जो छात्र कंसेप्ट समझता है वही परीक्षा में आगे निकलता है। ओके, इसलिए आप लोग कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कौन क्या कैसे होता है अच्छा से। 26 में लिखा गया है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण। ओके, मतलब यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, अच्छा से याद रखिए। 27 में लिखा गया है उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ध्रुव तथा फोकस के बीच और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कहीं भी बन सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव तथा फोकस के बीच, मतलब उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है तो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ठीक है, 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। जो छात्र इस वीडियो को अंत तक देखेगा उसे परीक्षा हॉल में प्रकाश का परावर्तन कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, जो आएगा खटाखट बन जाएगा। ठीक है, फाड़ दीजिएगा आप लोग। ओके, अच्छा से लिखा गया 28 नंबर लिखा गया है किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अवशोषित करे, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया परावर्तित करे, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपवर्तित करे और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया परावर्तित या अपवर्तित करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, परावर्तित करे, मतलब किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित कर रहे हैं। ठीक है, तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं 29 नंबर लिखा गया है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया समतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया समतल तथा अवतल दर्पण में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सभी दर्पण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण में, मतलब किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, तो समतल दर्पण में ना वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग अच्छा से। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 39 में लिखा गया है अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ध्रुव से गुजरती है और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, वो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, मतलब अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ओके, तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 31 नंबर में क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है हाँ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मतलब नहीं, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है निश्चित तौर पर कहना कठिन है और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक बात ध्यान से समझ लीजिए, प्रकाश और परावर्तन में कोई रटने वाला टॉपिक नहीं है, यही पूरी तरह समझने वाला टॉपिक चैप्टर है। ठीक है, अच्छा से समझ के अच्छा से रिप्लाई मतलब आंसर दीजिए क्वेश्चन का। तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं, तो क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, तो नहीं होगा। ठीक है, 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 32 नंबर में प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 60 डिग्री,
ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 45 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा, तो 30 डिग्री होगा, ठीक है, ठीक है। 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 33 नंबर लिखा गया है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वास्तविक बनता है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आभासी बनता है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बड़ा बनता है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है छोटा बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, आभासी बनता है। मतलब समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से देखिएगा इसको। तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ओके। 34 नंबर, जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि प्रकाश क्यों झुकता है तब तक आप ऑब्जेक्टिव में गलती करते रहेंगे। इसलिए पहले आप नोट्स देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। नोट्स को अच्छा से रिवाइज करके उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप गजब हो जाएगा तैयार, देखिए, ठीक है। 34 में लिखा गया किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया मुख्य पक्ष तथा वक्ता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वक्ता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया वक्ता केंद्र से परे, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, ठीक है। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 34 नंबर में निम्नलिखित में 35 नंबर में निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अवतल दर्पण द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 35 का सी हो जाएगा, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा। मतलब निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो अवतल दर्पण के द्वारा ना किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, ठीक है। परीक्षा में सवाल ऐसे आता है कि पहली नजर में आसान लगता है लेकिन कंसेप्ट कमजोर हुआ तो वही सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। 36 में लिखा गया है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया हमेशा सीधा होती है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया हमेशा उल्टा होती है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सीधा भी और उल्टा भी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, हमेशा सीधा होती है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो हमेशा सीधा होता है, ठीक है। 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ओके। चलते हैं 37 नंबर में लिखा गया है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया फोकस के अंदर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया वक्ता केंद्र से परे, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है, फोकस के अंदर। मतलब अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रति बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो फोकस के अंदर रखा जाता है, ठीक है। 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, ओके। 38 में लिखा गया है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त हो प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उल्टा मतलब होगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सीधा होगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है क्या लिखा गया है सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, उल्टा होगा। मतलब एक गोले दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो परात प्रतिबिंब उल्टा होगा, ठीक है। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ फॉर्मूला से पहले कंसेप्ट समझिए, ठीक है। कंसेप्ट अगर क्लियर क्लियर होगा तो आपको एग्जाम में अच्छा से सवाल बन जाएगा।
39 नंबर लिखा गया है साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, उत्तल लेंस। मतलब साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है तो उत्तल लेंस उपयोग होता है, ठीक है, उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में। 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 49 में लिखा गया है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया समतल दर्पण का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया परावलिक परावलयिक दर्पण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 49 का ए हो जाएगा, ठीक है, अवतल दर्पण का। मतलब सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है तो अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ओके। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है तो अवतल अवतल दर्पण का। 41 नंबर में लिखा गया है बहुत सारे छात्र हवा, कांच और पानी के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। याद रखिए घना माध्यम मतलब चाल कम, विरल माध्यम मतलब क्या, ज्यादा चाल, ओके। बिहार बोर्ड इसी लाइन को पकड़कर अवधि बना देते हैं, ओके। क्या लिखा गया सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से याद रखिए इसको, ठीक है। तो क्या लिखा सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उत्तल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अवतल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया समतल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उत्तल और अवतल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 41 का, क्या हो जाएगा 41 का, तो बी हो जाएगा, ठीक है, अवतल हो जाएगा। मतलब सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है तो अवतल होता है, ठीक है, अवतल। 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। 42 नंबर लिखा गया प्रकाश की किरणें गमन करती है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ही बार एग्जाम आया, ठीक है। अच्छा से देखिए इसको, क्या लिखा प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42 का ए हो जाएगा, ठीक है, सीधी रेखा में। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में करती है गमन, ठीक है। 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। 43 नंबर लिखा गया प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ध्वनि तरंग का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पराबैंगनी तरंग का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पराश्रव्य तरंग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश तरंग उदाहरण है तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, ठीक है। 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ओके। चलते हैं 44 नंबर में लिखा गया है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया आधा होता है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उल्टा होता है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मतलब तिरछा होता है। तो अगर अगर आप अभी ध्यान से सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आप बाकी छात्रों से आगे निकल रहे हैं, ठीक है। यह वीडियो सिर्फ आज के लिए नहीं, यह सीधे आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए है, ओके। और एक बार यह ये भी बात याद रखिए परीक्षा में वही टॉप करता है जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखता है, ठीक है। प्रकाश का मतलब तो क्या लिखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 44 का, तो ए हो जाएगा, ओके, सीधा होता है। मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। 45 में लिखा गया है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया एक से कम, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया एक के बराबर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया शून्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, एक के बराबर हो जाएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है तो एक के बराबर होता है, ठीक है। 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। 46 नंबर लिखा गया है उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर हर ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखिए, ठीक है, और खुद से सोचिए कि उत्तर क्यों क्यों सही है ये, ठीक है। तो उत्तर दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अभिसरित होती है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अपसरित होती है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया समानांतर हो जाती है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अपसारित हो तो लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है,
अपसारित हो तो मतलब होने लगती है, तो उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अपसारित होने लगती है। ठीक है, तो 46 का डी हो जाएगा सही आंसर। लिखा 47 में गोली दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया होता है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया दर्पण की प्रकृति के अनुसार होती है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया वहां विस्तृत परावर्तन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, होता है, मतलब गोली दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है, तो 47 का बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 48 नंबर में लिखा गया है जो छात्र सोच कर उत्तर देता है वही परीक्षा में गलती नहीं करता। यही वजह है कि हम यहाँ सिर्फ उत्तर नहीं पूरा कार्य भी समझा रहे हैं और उत्तर भी दे रहे हैं। ठीक है, जिससे आपका टाइम मतलब बर्बाद ना हो, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। ठीक है, तो गोली दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ध्रुव के, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया फोकस के, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया वक्ता केंद्र के, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया किसी भी नियत बिंदु के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव के, मतलब गोली दर्पण में दूरियों को सदा किस के सापेक्ष मापते हैं, तो ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। ठीक है, गोली दर्पण में दूरियों को मतलब डिस्टेंस को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अगर यह अध्ययन मौजूद हो गया तो फिर इसमें आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब लिखा गया 49 नंबर में अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस बनता है। ठीक है, उसका आवर्धन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया एम बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया एम लेस देन 1, मतलब एम मतलब आवर्धन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया एम ग्रेटर देन 1, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया एम बराबर 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, एम बराबर 1 हो जाएगा, मतलब अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस से बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा, तो एम लेस देन मतलब एम बराबर 0 होगा। ठीक है, ए नंबर आंसर होगा सही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 50 नंबर में लिखा गया है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अवतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया एक पतला लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण, मतलब मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, 50 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप सच में BSEB 2026 को लेकर गंभीर है। प्रकाश और परावर्तन से जुड़े ये सभी VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे नंबर दिलाने वाले हैं। अब आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल ऑब्जेक्टिव बाय शंकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे भरोसेमंद कंटेंट मिलता है। कमेंट में लिखिए प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। अगली वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।